Hi, I'm Arushi and today we're going to start with cardiac output. So सबसे पहले what is cardiac output? Total amount of blood ejected from the heart through aorta each minute. एक मिनट में हार्ट से टोटल कितना ब्लड निकल रहा है, कितना ब्लड आउट ऑफ द हार्ट जा रहा है, दैट इज कार्डियक आउटपुट. ठीक है, ईच मिनट. अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? सो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 लीटर्स पर मिनट. एक मिनट में 5 लीटर ब्लड लगभग अपने हार्ट से निकलता है. अब सबसे पहले हम स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है. सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज द टोटल ब्लड ड्यूरिंग वन बीट. एक बीट में टोटल कितना ब्लड इजेक्ट आउट हो रहा है, इट इज इक्वल टू 70 ml पर बीट. एक बीट में 70 ml ब्लड अपने हार्ट से निकलता है. दिस इज व्हाट स्ट्रोक वॉल्यूम, हर स्ट्रोक में. देन कम्स मिनट वॉल्यूम. व्हाट इज मिनट वॉल्यूम? मिनट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. अब एक स्ट्रोक में 70 और टोटल हार्ट रेट कितने होते हैं? 75 टाइम्स पर मिनट हार्ट हमारा बीट करता है. तो टोटल कितना हो गया? ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 to 6 लीटर पर मिनट. ठीक है, मिनट वॉल्यूम इज नथिंग बट कार्डियक आउटपुट. तो कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. व्हाट इज कार्डियक इंडेक्स? कार्डियक इंडेक्स क्या होता है? इट इज दी मिनट वॉल्यूम या फिर कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया की बात की है कि पर मीटर स्क्वायर में कितना कार्डियक आउटपुट या फिर मिनट वॉल्यूम है. ठीक है, ये होता है कार्डियक इंडेक्स. अब ये एज के साथ पहले बढ़ता है, फिर नॉर्मली कम होता जाता है, डिक्लाइन होता जाता है. ये जैसे ग्राफ हो गया, यहाँ पर हमने कार्डियक इंडेक्स ले लिया, यहाँ पर एज ले ली. तो एक सर्टेन एज तक तो कार्डियक इंडेक्स बढ़ेगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है बॉडी का. फिर सरफेस एरिया धीरे धीरे कम होने लगेगा बॉडी का, जिसके चलते कार्डियक इंडेक्स कम होता चला जाएगा. ठीक है, तो ये एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा. तो कार्डियक आउटपुट का बेस पढ़ लिया हमने. अब हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं कार्डियक आउटपुट में? सबसे पहले हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कार्डियक आउटपुट. फिर वेरिएशंस, दोनों फिजियोलॉजिकल वेरिएशन एंड पैथोलॉजिकल वेरिएशन. आफ्टर दैट मेजरिंग मेथड, कार्डियक आउटपुट मेजर करने के मेथड्स. उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट इन द बॉडी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग. तो कौन से फैक्टर्स कार्डियक आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट तो सीधा सीधा समझ आ रहा है. स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं कार्डियक आउटपुट को. ठीक, इसके बाद हम वीनस रिटर्न देखते हैं. तो वीनस रिटर्न के बारे में मैं बता दूं, हमारे हार्ट में टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी से जो वापस आ रहा है, रिटर्न होकर आ रहा है पूरी बॉडी से, दैट इज वीनस रिटर्न. वेना केवा से आता है, इसीलिए इसे वीनस रिटर्न बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद फोर्स ऑफ हार्ट बीट पढ़ेंगे, पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम से. तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट. जितना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा उतना कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा. फिर आते हैं हार्ट रेट पे. तो हार्ट रेट को हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि हार्ट रेट से बढ़ रहा है कार्डियक आउटपुट या कम हो रहा है. फॉर एग्जांपल एथलीट की कंडीशन लेते हैं हम. एक एथलीट के केस में क्या होता है, उसका जो हार्ट रेट है वो कम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बीइंग, लेकिन उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ होता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल बीइंग. तो हार्ट रेट उसका कम क्यों होता है? एक एथलीट का हार्ट रेट कम क्यों होता है? एक टर्मिनोलॉजी होती है यहाँ पर, वेगल टोन. पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, वेगल टोन कहते हैं इस टर्म को. ये मैं आगे आपको फिर समझाऊंगी. तो वेगल टोन की वजह से हार्ट रेट नॉर्मल से कम रहता है एक एथलीट का, लेकिन कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है. अब आते हैं हम वीनस रिटर्न पर. सो वीनस रिटर्न की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी. सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट. सीधी बात है, जितना ज़्यादा ब्लड आएगा हार्ट से उतना ज़्यादा जाएगा. इसमें हम एक टर्म पढ़ेंगे यहाँ पर, सेंट्रल वीनस प्रेशर. ठीक है, सेंट्रल वीनस प्रेशर को हम CVP भी बोलेंगे. तो सेंट्रल वीनस प्रेशर होता क्या है? जो भी हमारी वेन्स हैं उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर बनता है, उस प्रेशर को हम सेंट्रल वीनस प्रेशर बोलते हैं. ब्लड की वजह से जो उस वेन में प्रेशर पड़ रहा है, दैट इज सेंट्रल वीनस प्रेशर. और ये प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारा जो कार्डियक इनफ्लो है, जो प्रीलोड है हमारा इनफ्लो, कार्डियक इनफ्लो, वो भी बढ़ जाएगा. और वो बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा जो वीनस रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. और वीनस रिटर्न बढ़ने से हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा. अब ये जो रिलेशन मैंने बताया कार्डियक आउटपुट और वीनस रिटर्न के बीच में, इस रिलेशन को हम बोलते हैं फ्रैंक स्टर्लिंग्स लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जितना ज़्यादा वीनस रिटर्न हार्ट में आएगा उतना ही ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा.
ठीक है। सो दीज आर कंपैरेटिवली इक्विवेलेंट टर्म्स। अब हम आते हैं फोर्स ऑफ हार्ट बीट पर, ठीक है। तो हार्ट जितनी फोर्सफुली बीट करेगा उतना ही ज्यादा उसका कार्डियक आउटपुट होगा, सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर। सो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कार्डियक आउटपुट उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है। अब आते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में। इसका कॉन्ट्ररी टर्म एक होता है पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन इज इक्विवेलेंट टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। दोनों का सेम ही है कि इनसे क्या होगा, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो हमारी वेन्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे और वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हमारा क्या बढ़ेगा, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा और वीनस रिटर्न बढ़ने से हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया कार्डियक आउटपुट का सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से। अब एक यहाँ पे मैं टर्म बताऊंगी आपको, परमिसिव वैल्यू। व्हाट इज परमिसिव वैल्यू? नॉर्मली जो हार्ट का कार्डियक आउटपुट है उसके अलावा और कितना परमिट कर सकता है हार्ट हमारे एडवर्स कंडीशन में, ठीक है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की परमिसिव वैल्यू कितनी होती है? इट इज इक्वल टू 13 to 15 लीटर पर मिनट। ऑलमोस्ट इतना और एक्स्ट्रा परमिट कर सकता है एक नॉर्मल हार्ट। लेकिन एक एथलीट का हार्ट, एथलीट के हार्ट को हम हाइपरट्रोफिक हार्ट बोलते हैं, ठीक है। हाइपरट्रोफिक हार्ट मतलब नॉर्मल से बड़ा साइज का हार्ट, ठीक है। और एथलीट का हाइपरट्रोफिक हार्ट माना जाता है। तो वो ऑलमोस्ट कितना एक्स्ट्रा हार्ट कितना और एक्स्ट्रा कार्डियक आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं एक नॉर्मल बीइंग से कहीं गुना ज़्यादा। दैट इज इक्वल टू 35 to 40 लीटर पर मिनट। ऑलमोस्ट इतना एक्स्ट्रा परमिसिव वैल्यू होती है एक हाइपरट्रोफिक हार्ट की, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग यहाँ पे सारे क्लियर हो गए आपको। स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, वीनस रिटर्न, फोर्स ऑफ द हार्ट, पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ऑलराइट, तो वीनस रिटर्न में एक चीज़ याद रखना, ये CVP होता है, ये जो हमारा सेंट्रल वीनस प्रेशर CVP, इसको याद रखना। और ये पूरी प्रोसेस फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है CHF की, क्रॉनिक हार्ट फेलियर। क्रॉनिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट की जो हमारी मसल्स हैं वो वीकन हो गई हैं, वो ढंग से कॉन्ट्रैक्ट करके हार्ट ब्लड बाहर नहीं भेज पा रही, ठीक है। अब ऐसे हार्ट में, क्रॉनिक हार्ट फेलियर वाले हार्ट में, उस पेशेंट में अगर सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ जाए तो उससे क्या कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ रहा है मतलब प्रीलोड बढ़ रहा है, कार्डियक इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, वीनस रिटर्न ज़्यादा हो रहा है, तो ब्लड ज़्यादा आ रहा है हार्ट में, हार्ट का साइज बढ़ गया। लेकिन अगर हार्ट का साइज बढ़ गया तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वापस हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो कार्डियक आउटपुट तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस पे। वेरिएशंस पढ़ेंगे, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल वेरिएशन पे आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एज की बात करेंगे। तो एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। एज के साथ ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है बॉडी में और ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं डायर्नल वेरिएशन पे। इसमें दो होते हैं, इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम। तो इवनिंग टाइम पे हमारा बॉडी का BMR जनरली ज़्यादा रहता है, ठीक है। हम पूरे दिन का काम करके चुके होते हैं इसीलिए मैक्सिमम होता है कार्डियक आउटपुट, और मॉर्निंग में मिनिमम होता है क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है, ठीक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इमोशनल स्ट्रेस पर, ठीक है। सेकंड हो गया इमोशनल स्ट्रेस। व्हाट इज इमोशनल स्ट्रेस? इमोशनल स्ट्रेस की कंडीशन होती है सिंपैथेटिक स्टिमुलेट हो रहा है, हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो रहा है, दैट इज अ स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो ऐसे में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट ऑफ कोर्स बढ़ेगा। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस लेंगे तो कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो हम एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमारा वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा। फिर टेम्परेचर पे आते हैं, एक्सटर्नल टेम्परेचर की बात की जा रही है। तो ऐसे में क्या होता है, बाहर के टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है हमारी बॉडी का तो हीट लॉस करनी है हमको, और हीट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए सर्कुलेशन बढ़ाना है जिसके लिए कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम हाई एल्टीट्यूड पे। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है विच इज नोन एज हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाती है हमारी बॉडी की जिसमें हमें कार्डियक आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम अपनी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड पूरी कर पाएं। अब हम पोस्चर पे आते हैं। पोस्चर दो टाइप के हैं इसमें, इरेक्ट पोस्चर एंड रिकॉम्बेंट पोस्चर। रिकॉम्बेंट मतलब लेटा हुआ, हाफ लाइंग पोस्चर,
ठीक है। इरेक्ट पोस्चर में सबसे पहले क्या होता है, वीनस रिटर्न कम होता है हमारे इरेक्ट पोस्चर में, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होता है। लेकिन लेटे हुए कंडीशन में वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है, जिस वजह से कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या होता है, अब प्रेगनेंसी की कंडीशन में सीधी सी बात है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन फास्ट रहता है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा रहता है। स्लीप में क्या होता है, स्लीप के टाइम पे बीएमआर हमारी बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम होता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होता है। अब हम आफ्टर मील की बात करते हैं, खाना खाने के जस्ट बाद क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। देन कम्स सेक्स। तो अब इसमें क्या, जो मेल्स होते हैं उनका फीमेल के कंपैरिजन में बीएमआर ज़्यादा होता है। मेल्स का बेसिक मेटाबॉलिक रेट इज मच मोर देन दैट ऑफ फीमेल्स। इस वजह से सिंपल सी बात हो गई, मेल का जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कंपैरेटिवली फीमेल से ज़्यादा रहेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट बॉडी बिल्ट पर। तो व्हाट इज़ बॉडी बिल्ट, जो हमारा फिजिक है। तो अगर कोई ओबेस है तो उसका क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसका कार्डियक आउटपुट भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो ये हमारे हो गए सारे फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस, ठीक। अब हम आते हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशंस पर कि क्या पैथोलॉजिकली हमारी बॉडी में कार्डियक आउटपुट पे क्या डिफरेंस पड़ेगा। सबसे पहले फीवर, अगर फीवर ज़्यादा है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। देन एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी, तो उस कमी को कॉम्पनसेट करने के लिए कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हमारा जो बीएमआर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है बढ़ के, तो बीएमआर ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म जस्ट ऑपोजिट, बीएमआर जो होता है बॉडी का वो कम हो जाता है, जिस वजह से कार्डियक आउटपुट कम रहेगा बॉडी में, ठीक है। फिर आता है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से, जिस वजह से कार्डियक साइकिल का टाइम जो होगा वो कम हो जाएगा, और टाइम कम होगा तो उसको कार्डियक आउटपुट देने में टाइम कम मिलेगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होगा। नेक्स्ट कम्स हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक मतलब एवीएन ब्लॉक, एवीएन बहुत स्लो काम कर रहा है, जिस वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट ऑफ कोर्स कम होगा, ठीक है। तो इन सारे कंडीशंस में कार्डियक आउटपुट कम होता है। ये मैंने आपको सारे पैथोलॉजिकल वेरिएशंस बता दिए हैं कैसे क्या होंगे। अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। हमारे जो टोटल कार्डियक आउटपुट है वो बॉडी में कहाँ कहाँ कितना % में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देखना है हमको। ऊपर से शुरू करते हैं, सबसे पहले ब्रेन की बात करते हैं। तो ब्रेन में कितना % होता है, हमारे टोटल कार्डियक आउटपुट का 14% ब्रेन को जाता है। 14% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 700 to 800 ml पर मिनट, ठीक है। इतना ml पर मिनट ब्लड हमारे ब्रेन में जाता है। अब नेक्स्ट आता है हार्ट पे। तो हार्ट होता है 4%, ठीक है। टोटल का 4% ब्लड जा रहा है हार्ट में, दैट इज 200 ml पर मिनट अराउंड गोज टू दी हार्ट। देन कम्स लिवर। तो लिवर में 27% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1500 ml पर मिनट। आफ्टर दैट कम्स किडनी। तो किडनी में कितना जाता है, टोटल 22% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 13 to 1400 ml पर मिनट, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्केलेटल मसल्स। टोटल स्केलेटल मसल्स जो हमारी बॉडी में है, स्केलेटल मसल्स को 15% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट जाता है विच इज इक्वल टू 600 to 900 ml पर मिनट, ठीक है। आफ्टर दैट कम्स दी स्किन एंड अदर टिश्यूज। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, GIT हो गया, जितने भी अदर टिश्यूज एंड ऑल बचे हैं वो सब, इन सबको मिला के ऑलमोस्ट 18% पहुंचता है। तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग याद रखिए, ये सारे परसेंटेजेस तो एटलीस्ट याद रखिए। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मेजर कैसे किया जाता है, तो यहाँ हम 2 मेथड्स की बात करेंगे। पहला हो गया फिक्स मेथड, ठीक है, FICKS, फिक्स मेथड, ठीक है। और सेकंड हो जाएगा डाई इंडिकेटर मेथड। अब हम सबसे पहले की बात करते हैं। तो फिक्स O2 मेथड, पहले ऑक्सीजन मेथड पे आएंगे। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू टोटल ऑक्सीजन यूज्ड बाय द बॉडी पर मिनट। हमारी बॉडी कितना ऑक्सीजन यूज कर रही है अपॉन आर्टेरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस पर ml ब्लड।
ये क्या है, ये हमें फिक्स O2 मेथड के थ्रू पता चलेगा। अब हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, बेसिकली आर्टरी में ऑक्सीजन कितना है और वेन्स में कितना ऑक्सीजन लेवल है ब्लड में। तो आर्टरी के ऑक्सीजन, आर्टरी के ब्लड में कितना ऑक्सीजन होता है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड, और वेनस ब्लड में कितना होता है 15 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना डिफरेंस हो रहा है ऑक्सीजन का, 5 का डिफरेंस है। तो ये कितना हो जाएगा 250 होता है टोटल ऑक्सीजन यूज्ड बाय द बॉडी। तो 250 अपॉन 5/100 विच इज 5 ml। ठीक है, अब ऐसे ही फिक्स CO2 मेथड की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है इट इज इक्वल टू टोटल CO2 रिलीज्ड, ठीक है, बाय बॉडी पर मिनट जस्ट लाइक ऑक्सीजन, ठीक है, अपॉन वीनो आर्टेरियल CO2 डिफरेंस पर 100 ml ऑफ ब्लड। ऑब्वियसली मतलब वेन्स में ज्यादा होगा CO2, तो वेनो आर्टेरियल CO2 डिफरेंस। अब वेन्स में कितना होता है CO2, 52 ml ऑफ CO2 पर 100 ml ब्लड होता है वेन्स में। आर्टेरियल ब्लड में CO2 कितना होता है 48 ml ऑफ CO2 पर 100 ml। तो 48 और 52 डिफरेंस कितने का बैठ रहा है 4 का। तो अब ये क्या हो जाएगा 200, टोटल CO2 रिलीज्ड इज 200, सो 200 अपॉन 4/100 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5 लीटर्स। ठीक है, तो इन दोनों ही मेथड से बेसिकली फिक्स के जो 2 मेथड्स हैं इनसे हमको पता चल जाता है CO कैसे कैलकुलेट करना है, व्हाट इज CO कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ये 2 फॉर्मूलाज आप लोग याद रखिए, इन 2 फॉर्मूला से हम फिक्स मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं वीनस रिटर्न पे। वीनस रिटर्न को भी हम समराइज कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बस। सो वीनस रिटर्न क्या होता है, मैंने बताया जैसा कि जो लार्ज वेन्स हैं हमारी, जो लार्ज वेन्स हैं उनके थ्रू हमारे टोटल बॉडी से कितना ब्लड आ रहा है दैट इज वीनस रिटर्न। बॉडी से कितना ब्लड रिटर्न होकर आ रहा है, एंड ये जनरली कार्डियक आउटपुट के इक्विवेलेंट होता है, दोनों जस्ट ऑपोजिट है। हार्ट से कितना निकल रहा है कार्डियक आउटपुट, हार्ट में कितना आ रहा है इज वीनस रिटर्न। तो दिस शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। अब सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात कर लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे स्केलेटल पंप की। तो स्केलेटल पंप बेसिकली क्या होता है, जो हमारी मसल्स हैं हार्ट की, ठीक है, उनमें एक मसल टोन होती है। अब वो मसल टोन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वीनस रिटर्न होगा। जितनी अच्छी हमारी हार्ट की मसल टोन होती है इसको हम स्केलेटल पंप बोलते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा हार्ट मसल हमारा काम कर रहा होगा उतना ज़्यादा वीनस रिटर्न हमारे हार्ट में पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम वीनो मोटर टोन पे। व्हाट इज वीनो, VENO, वीनो मोटर टोन क्या होती है, VMT, वीनो मोटर टोन इज जो हमारी वेन्स हैं उनकी जो मसल्स होती हैं उनमें एक टोनिसिटी होती है। ठीक है, उनके अंदर एक टोनिसिटी होती है जिसकी वजह से मतलब जो एक पुश देते हैं हमारे वीनस रिटर्न को। तो जितना ज़्यादा VMT होगा हमारी किसी भी वेन का उतना ज़्यादा उसमें वीनस रिटर्न होगा और उतना ही ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी पंप। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 केसेस की बात करेंगे, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, वीनस रिटर्न बढ़ता है और एक्सपायरेशन के टाइम पर वीनस रिटर्न कम होता है, डिक्रीज होता है। अब इंस्पायरेशन के केस की बात कर लेते हैं। तो इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन व्हाट हैपेंस, इंट्राथोरैकिक प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, जो हमारा थोरैक्स है उसका प्रेशर कम होता है इंस्पायरेशन के टाइम, वॉल्यूम बढ़ता है। एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि डायफ्राम नीचे जाएगा इंस्पायरेशन के टाइम में, तो एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ेगा, थोरैक्स का प्रेशर कम हो जाएगा। तो एब्डोमेन से थोरैक्स में ब्लड आ रहा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ब्लड जा रहा है तो एक पुश मिलेगा उसको। ठीक है, तो वीनस रिटर्न क्या होगा, बढ़ेगा, नॉर्मल से थोड़ा बढ़ेगा वीनस रिटर्न, जस्ट ऑपोजिट एक्सपायरेशन में होता है। अब हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे आते हैं। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीनस रिटर्न एंड ऑल्सो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। अब किस किस टाइप के पेरिफेरल रेजिस्टेंसेज होते हैं, जैसे ग्रेविटी हो गया, ग्रेविटी अपोज करता है वीनस रिटर्न को। विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड अपोज करती है वीनस रिटर्न को, हिंडर करेगी ये वीनस रिटर्न को। ठीक है, और डायमीटर ऑफ द ल्यूमेन ऑल्सो हिंडर्स द वीनस रिटर्न। चलो अब ये सारे पेरिफेरल रेजिस्टेंसेस हो गए। अब हम ब्लड वॉल्यूम पे आते हैं। तो ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीनस रिटर्न। जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा वीनस रिटर्न होगा।
ठीक है, अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में आओ तो दिस इज कॉन्ट्ररी टू पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मैं बता चुकी